ऊष्मा के स्थानांतरण पाठ का है ये टॉपिक आपका क्लास 11 का फिजिक्स। ठीक है। किरचॉफ का विकिरण संबंधित नियम, किरचॉफ का एक विद्युत परिपथ संबंधी नियम होता है और ये आपका विकिरण संबंधित नियम है। इस नियम के अनुसार देखिए क्या होता है कि किसी निश्चित ताप पर किसी दी गई तरंगदैर्घ्य के लिए, यानी कि कोई वस्तु एक निश्चित ताप पर हो और निश्चित तरंगदैर्घ्य का विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन करती हो, तो सभी वस्तुओं के लिए उत्सर्जन क्षमता और उसकी अवशोषण क्षमता, ये जो उत्सर्जन क्षमता है, ये अवशोषण क्षमता है, ये स्पेक्ट्रम ही लिया जा रहा है क्योंकि हमने तरंगदैर्घ्य को निश्चित किया है ना। तो सभी वस्तुओं की उत्सर्जन क्षमता और अवशोषण क्षमता का अनुपात एक नियत होता है तथा उसी ताप पर आदर्श कृष्णिका के उत्सर्जन क्षमता के बराबर होता है, यानी ई लैम्डा बाई ए लैम्डा बराबर नियतांक होगा और वो नियतांक आदर्श कृष्णिका के उत्सर्जन क्षमता के बराबर होगा। ये नियम है। जब आपको केवल नियम लिखने के लिए आता है तो आप इस तरह से नियम को कंप्लीट करते हैं, लेकिन जब सत्यापन आएगा तो सत्यापन के लिए क्या करते हैं कि यदि यह मान लिया जाए कि एक वस्तु T परम ताप की है, एक वस्तु जिसका परम ताप T है और ये बर्तन में रखी हुई है, ये बर्तन में रखी हुई है, तो सिंपल सी बात है कि जब ये T परम ताप पे है तो विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन करेगी। तो उत्सर्जन जो करेगी तो ये वाली वस्तु उसको क्या करेगी, ग्रहण करेगी, है ना। ये वाली वस्तु क्या करेगी, ग्रहण करेगी। तो यहाँ से उत्सर्जित ऊष्मा की जो मात्रा होगी, ऊर्जा की जो मात्रा होगी, वो इसे ग्रहण करेगा और ये उत्सर्जित करेगा। इसी के तहत हम अपनी व्याख्या को पूरी करेंगे, यानी यहाँ से जो भी ऊर्जा उत्सर्जित होगी वो इसको ग्रहण कर लेगा, यानी दोनों का मान आपस में बराबर होगा। तो इसी को हम बता रहे हैं कि यदि यह माना जाए कि एक वस्तु जिसका परम ताप T है, एक बर्तन में रखी है, साम्यावस्था मतलब ऊर्जा उत्सर्जन और ऊर्जा ग्रहण करने की अवस्था, जैसे ये ऊर्जा उत्सर्जन कर रहा है, ये ग्रहण कर रहा है, तो साम्यावस्था में वस्तु का ताप बर्तन के ताप के बराबर हो जाएगा, यानी ये वस्तु का टेम्परेचर इस वस्तु के टेम्परेचर के बराबर होगा, क्योंकि जब ये ऊर्जा उत्सर्जन करती जाएगी और ये ग्रहण करते जाएगा तो कभी न कभी ऐसा समय आएगा जब ये उत्सर्जन करना बंद कर देगी और ये अवशोषण करना बंद कर, यानी इक्वल ताप हो जाएगा। ठीक है। तो अब देखते हैं, तो माना T ताप पर लैम्डा तरंगदैर्घ्य के विकिरण की वस्तु के पृष्ठ पर अवशोषणीय स्पेक्ट्रमी क्षमता ए लैम्डा है, यानी उसका टेम्परेचर अगर T है और लैम्डा तरंगदैर्घ्य का विकिरण अगर उत्सर्जन कर रहा है तो उस पृष्ठ की अवशोषण क्षमता, कौन वाले पृष्ठ की, ये दूसरे वाले पृष्ठ की, ये तो पहली पृष्ठ है, वस्तु है, उसका स्पेक्ट्रमी क्षमता लैम्डा 1 है और उत्सर्जन क्षमता ई लैम्डा है। ठीक है। तो अब क्या होगा, ये तो आपका कांस्टेंट हमने थ्योरी दे दी। यदि एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल पर प्रति सेकेंड लैम्डा प्लस डेल्टा लैम्डा, यानी इतनी बढ़ी हुई तरंगदैर्घ्य में डेल्टा क्यू विकिरण का ऊर्जा आपतित होती है, यानी इससे निकल करके विकिरण ऊर्जा जो इस पर आपतित होती है, तो वो वस्तु एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल से प्रति सेकेंड इतनी ऊष्मा का उत्सर्जन अवशोषण कर लेगा। Q1 बराबर ए लैम्डा डेल्टा क्यू, यानी जो ऊष्मा निकली जा रही है उसको अपनी अवशोषण क्षमता के अनुसार अवशोषित कर रहा है, यानी दूसरे पृष्ठ द्वारा ये अवशोषित विकिरण ऊर्जा की मात्रा होगी। अब देखिए दूसरी वस्तु क्या करेगी, वस्तु के एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल द्वारा प्रति सेकेंड उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा, यानी जितने समय में ये ऊर्जा को अवशोषण कर रहा होगा तो ये उत्सर्जन भी कर रहा होगा। तो ये वाली वस्तु की जो उत्सर्जन क्षमता ई लैम्डा है, इसके अनुसार वो इतनी विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन करेगी और ये दूसरी वाली अवशोषण करेगी। साम्यावस्था होगी तो दोनों का मान आपस में क्या होगा, बराबर होगा, यानी ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो अब क्या होगा, ए लैम्डा डेल्टा थीटा ये वाला मान और ये वाला मान
बराबर एक समीकरण बन जाएगा। अगर ये कह दें कि यही परिवर्तन आदर्श कृष्णिका के लिए हो, यानी ये आदर्श कृष्णिका यदि हो जाए, तो आदर्श कृष्णिका होगी तो क्या करेंगे आप, तो आदर्श कृष्णिका होगी तो आदर्श कृष्णिका के लिए जो अवशोषण क्षमता है वो 1 होती है, और हम ये कह देते हैं कि आदर्श कृष्णिका के लिए जो उत्सर्जन क्षमता है ई लैम्डा है। तो हम इस समीकरण में हम लाएंगे तो ए लैम्डा की जगह 1 लिखेंगे, क्यू वैसे रहेगा, और ई लैम्डा की जगह हम ई लिख देंगे। दोनों को अगर हम भाग दे दें, ये दोनों समीकरण को हम भाग दे रहे हैं, यहाँ दिखा रहे हैं हम आपको, तो भाग देने पे क्या होगा, ये कट जाएगा और आपको इस तरह से ये दिखाई देगा। अगर इसको हम उल्टा कर दें तो आपको इस तरह से थ्योरी मिल जाएगी, ये यहाँ आ जाएगा और उल्टा हो जाएगा। यही आपके किरचॉफ का विकर्ण संबंधित नियम होगा, ई लैम्डा बाई ए लैम्डा ई लैम्डा, जो हम आपको ये दिए थे। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। अगला हम देखते हैं कि किरचॉफ नियम का महत्व क्या है। किरचॉफ नियम का महत्व, किरचॉफ नियम में यह निष्कर्ष निकलता है कि कोई पृष्ठ किसी विशेष तरंगदैर्घ्य की विकिरण ऊर्जा का अच्छा अवशोषण करता है या अच्छा अवशोषक है, तो उसी तरंगदैर्घ्य के विकिरण ऊर्जा का अच्छा उत्सर्जन भी होगा। यानी अगर वो 10 कैलोरी विकिरण ऊर्जा ले सकता है तो वो 10 कैलोरी ऊर्जा को दे सकता है, ये इसका मतलब होता है। जैसे लाल रंग का लाल दिखाई देना, जैसे लाल रंग का कांच होता लाल दिखाई देता, कारण ये होता है कि हर लाल कांच पे भी प्रकाश ऊर्जा जो पड़ती है उसमें से वो लाल रंग के सभी और विकिरणों को अवशोषित कर लेती है, और लाल रंग का जो विकिरण होता है, भाई श्वेत प्रकाश में तो 7 कलर होते हैं प्रकाश के, सभी प्रकार की विकिरण ऊर्जा होती है उसमें 7 प्रकार की, तो लाल रंग को क्या करता है, वो परावर्तित करता है, अपवर्तित करता है तो परावर्तित करता है, और बाकी रंगों को अवशोषित कर लेता है। इसीलिए जो कहा जाता है कि लाल कांच लाल दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद एक ग्रीन हाउस प्रभाव है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में बताते हैं। एक चीज़ जान लीजिए, ग्रीन हाउस प्रभाव से पहले समझने के लिए आप कुछ ये जानिए कि दुनिया में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जैसे कांच और पॉलीथीन हैं, ये विशेष गुण रखते हैं। इसके अनुसार एक विशेष प्रकार की ऊष्मीय विकिरण का ही अवशोषण करते हैं, अन्य प्रकार का नहीं करते। इसी गुण को देखते हुए ग्रीन हाउस बनाया जाता है। ग्रीन हाउस में क्या होता है, कांच और पॉलीथीन का ये कवर किया, पूरी तरह से कांच और पॉलीथीन को इसके अंदर चारों तरफ से रूम जैसा बनाया जाता है, इसी को कहते हैं ग्रीन हाउस। तो होता क्या है कि ये जो पदार्थ हैं ये छोटी तरंगदैर्घ्य के विकिरण ऊर्जा को अपने अंदर से पास करने देती है। पास मतलब इस पार से उस पार आ सकती है ना। तो जब देखिए यहाँ से प्रकाश आता है, इस पृष्ठ पर पड़ता है ग्रीन पर, ये पॉलीथीन पर, तो छोटी तरंगदैर्घ्य होने के कारण अंदर घुस जाता है। ठीक है, अंदर आने के बाद उस प्रकाश का ये लोग यूज करते हैं, जैसे पौधा है वो यूज करता है, यूज करेगा तो उसमें से ऊर्जा को अवशोषित करेगा, अपना मंड बनाएगा, CO2 रिलीज करेगा, जल वाष्प रिलीज करेगा, मीथेन रिलीज करेगा, है ना। तो रिलीज जब करेगा तो उसका जो रिलीज ऊष्मा की मात्रा है उसकी तरंगदैर्घ्य बड़ी हो जाती है, बड़ी तरंगदैर्घ्य का ऊष्मा को वो रिलीज करता है। तो इसका नियम है कि ये छोटी तरंगदैर्घ्य वालों को पास करने देगा और बड़ी तरंगदैर्घ्य वालों को पास नहीं करने देगा। तो जब एक बार प्रकाश ऊर्जा आ जाती है और जब यहाँ पे उसकी तरंगदैर्घ्य बढ़ जाती है तो वो इस रूम से, इस पॉलीथीन को पार करके, कांच को पार करके बाहर नहीं निकल पाती है। यानी ये जो पॉलीथीन है और या कांच है वो एक दिवसीय द्वार है, यानी जो आ गया वो बाहर नहीं जाएगा। तो इसी के आधार पर ये समझ सकते हैं कि छोटी तरंगदैर्घ्य की ऊर्जा को अपने अंदर से पास होने नहीं देते, बड़ी तरंगदैर्घ्य वाली ऊष्मीय विकिरण को नहीं। यानी छोटी तरंगदैर्घ्य वाले इसके अंदर आ जाते हैं लेकिन बड़ी वाले नहीं जा पाते।
तो ये पदार्थ एक दिवसीय द्वार की तरह भांति कार्य करता है। जब सूर्य से आने वाली छोटी तरंग की विकिरण ऊर्जा अंदर आने देता है तथा पौधे द्वार तथा भूमि से बड़ी तरंग दैर्घ्य की विकिरण ऊर्जा को बाहर नहीं जाने देता। यानी जब ये लोग भूमि और ये पौधे जो बड़ी तरंग दैर्घ्य की विकिरण ऊर्जा को बनाते हैं वो इस पौधशाला से बाहर नहीं जा पाते हैं, यानी ग्रीन हाउस से बाहर नहीं जा पाते हैं और वो इसी वायुमंडल में, इसी के एटमॉस्फेयर में रह जाते हैं। ठीक है ना। इस प्रभाव को हम कहते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस प्रभाव का जो गैसें हैं वो हैं CO2, CH4 और जल वाष्प। ये ग्रीन हाउस की गैसें कहलाती हैं, यानी ये न चाहते हुए भी इसमें रहती हैं। जैसे वाष्पोत्सर्जन होता है तो वाष्प रहेगी आपकी, ये कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा भाई ऑक्सीजन के द्वारा क्रिया करके, तो ये चीज़ें जो है बाहर नहीं निकाल पाती। ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो इसमें अधिक मात्रा में बच जाती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड तो रहेगी, अब वो पौधे के काम की रह जाती है और बाकी जो है ऑक्सीजन आपकी यूज़फुल होती है। ठीक है। तो इस तरह से ग्रीन हाउस प्रभाव काम करता है। धन्यवाद आपको। हम समझते हैं कि वीडियो समझ में आया होगा। आप स्क्रीनशॉट लेकर के लिख भी सकते हैं या लाइन से भी लिख सकते हैं।